बायोमोलिक्यूल चैप्टर चल रहा है। बायोमोलिक्यूल में सबसे पहली रीडिंग हमने की है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन दिए गए थे। इनिशियली ये फॉर्मूला दिया गया था कि CH2O होगा। ये फॉर्मूला चेंज हो गया, वो देख आपको याद रखना है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये फॉर्मूला एसिटिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड जो ऐसे हैं तो फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड। व्हाट आर पॉलीसेकेराइड? डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑप्टिकली having optically active polyhydroxy carbonyl compound. Optically active polyhydroxy carbonyl compound or the substances which on hydrolysis unit are found as carbohydrate. In full word की definition clear है carbohydrate की कई क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे बेटा कैसे कैसे मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉली। मोनोसेकेराइड जिसमें फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होती, हाइड्रोलिसिस के बाद छोटी यूनिट्स में नहीं टूटते, दे आर टर्म्ड एज मोनोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के बाद 2 से लेके 10 तक 2 to 10 हाइड्रोलिसिस के बाद यूनिट्स आएंगी तो ओलिगोसेकेराइड कहलाएगा। ओलिगोसेकेराइड फिर कितने टाइप के हो सकते हैं? तो इसका डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड कह सकते हैं। डाइसेकेराइड में दो मोनोसेकेराइड यूनिट देंगे वो डाइसेकेराइड 3 देंगे मोनोसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड क्या है बच्चों? पॉलीसेकेराइड आर बोथ कार्बोहाइड्रेट व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस मोर देन मोनोसेकेराइड के लिए बहुत सारे मोनोसेकेराइड हैं, एटलीस्ट 10 से ज्यादा। ऐसी एक क्लासिफिकेशन है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग सेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट जो सॉल्वेंट से रिएक्ट कर दे, सिल्वर मेटल का प्रेसिपिटेट दे, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। और जो ये टेस्ट करेंगे नॉन रिड्यूस। अब इसमें खास बात ये है कि ऑल मोनो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, कोई भी अगर मोनोसेकेराइड तो रिड्यूसिंग है ही, चाहे उसमें कीटोन क्यों ना हो। जबकि हमें रिड्यूसिंग कीटोन करिए, लेकिन अगर फ्रक्टोज के लिए किसी कार्बोहाइड्रेट के लिए तो उसमें चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, अगर वो मोनोसेकेराइड है तो गारंटेड मोनोसेकेराइड का रिड्यूसिंग। तो ऑल मोनोसेकेराइड का रिड्यूसिंग। डाइसेकेराइड में सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी हमारे पास फ्रक्टोज रिड्यूसिंग है, बट सुक्रोज वो भी पॉलीसेकेराइड जनरली नॉन रिड्यूसिंग एजेंट। पॉलीसेकेराइड में 3 CH नहीं, इसके हिसाब से which are sweet in taste, which are not sweet in taste are not। और इन शुगर्स में एक है ग्लूकोज, which is एल्डोहेक्स। एल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है और हेक्सो। तो ग्लूकोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है जिसमें टोटल 6 कार्बन है और 6 में से एक एल्डिहाइड 5 ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है और एक एल्डिहाइड ग्रुप 5 अल्कोहल। इसी का एक फंक्शनल आइसोमर फ्रक्टोज है बेटा, वो भी मोनोसेकेराइड बट दैट इज कीटोहेक्सोज। उसमें 6 कार्बन है, में भी 6 कार्बन, उसमें भी 5 हुए थे, उसमें भी 5 हुए, बट उसमें फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन और ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप को, इसलिए ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज का मेंबर है तो कीटोन। जहां तक कोई डाउट है? फिर हमने कहा ग्लूकोज के क्या क्या रिएक्शन है या ग्लूकोज की प्रिपरेशन क्या है। तो सुक्रोज में पानी डाल दीजिए, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ग्लूकोज रिएक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस CO2 और वाटर रिएक्ट करेंगे CO2 की प्रेजेंस में ग्लूकोज। तो बेसिकली ग्लूकोज का लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऐसा नहीं, क्या कार्बन लिया, हाइड्रोजन लिया, ग्लूकोज बना लिया, ग्लूकोज बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं,
ग्लूकोज की प्रिपरेशन की बात करते हैं इसको सबसे एस्टैब्लिश कि ग्लूकोज के कार्बन लगे हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, सबसे एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे लगे इसको प्रूव किया एकाई के साथ जब इसको हीट करते हैं देन इट कन्वर्ट्स इनटू नॉर्मल हेक्सेन और इन हेक्सेन में चेंज होना बताता है ग्लूकोज 6 कार्बन ये ग्लूकोज 6 के क्यूब अब हम प्रूव करते हैं ग्लूकोज में अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप तो हमने कहते हैं ग्लूकोज की एसिड एनहाइड्राइड की या क्लोराइड से की तो पीसीएल करके पेंटाक्लोरो डेरिवेशन यानी 5 क्लोरीन लग रहे थे या 3 5 और ऐसे ही ग्लूकोज की जो एसिड एनहाइड्राइड की पेंटा एस्टर बनने का मतलब 5 तो इन दो रिएक्शन टुगेदर ग्लूकोज 5 फिर हमने ग्लूकोज की रिएक्शन की लाइक HCN से तो HCN से बेटा HCN से जब रिएक्शन की तो और NH2OH से जब की तो बन गया ऑक्सीजन तो NH2 तो NH2OH जो हाइड्रोक्सिल अमीन है या इनसे रिएक्ट सिर्फ और सिर्फ करता कौन है एल्डिहाइड या कीटोन हो गया कि ग्लूकोज के अंदर HCN या NH2 अब ग्लूकोज कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है ये प्रूव करना है तो हमें सिल्वर मेडल आ गया लेकिन आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि टॉलरेंस कीटोन भी देते हैं अगर बात की जाए कार्बोहाइड्रेट तो टॉलरेंस से आप ये नहीं कह सकते कीटोन भी दे तो अगला टेस्ट किया गया बेटा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया ब्रोमीन वाटर और ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन करके ग्लूकोन और ग्लूकोनिक एसिड से पता चल गया कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड क्योंकि ब्रोमीन वाटर या FeSO4 सिर्फ एल्डिहाइड एसिड में जाते और कुछ तो सिर्फ एल्डिहाइड एसिड तभी तो एसिड बना और ग्लूकोज या इस ग्लूकोनिक एसिड HNO3 से ऑक्सीडेट नाइट्रिक एसिड से जब ऑक्सीडेट तो बन जाता है और इस ऑक्सीडेशन से सिट्रिक एसिड बनता है इससे प्रूव होता है प्राइमरी कोल है और एक एल्डिहाइड सिट्रिक एसिड का बनना प्रूव करता है ग्लूकोज हैज वन प्राइमरी अल्कोहल एंड क्लियर है तो ग्लूकोज में क्या क्या प्रूफ हो गया प्रूफ हो गया अल्कोहल प्रूफ हो गया कार्बोनिल प्रूफ हो गया कार्बोनिल का एल्डिहाइड प्रूफ हो गया फिर ये भी प्रूफ हो गया कि अल्कोहल का प्राइमरी अल्कोहल इतना सा प्रूफ करने के बाद कुछ रिएक्शन ग्लूकोज अनयूजुअल बिहेवियर से कौन कौन से रिएक्शन में अनयूजुअल बिहेवियर है जैसे ग्लूकोज हमें अगर एल्डिहाइड ग्रुप में सिर्फ रिएक्शन के साथ इसे देना चाहिए तो बेटा इसे देना चाहिए ग्लूकोज की रिएक्शन ऐसे ग्लूकोज का जो पेंटा एस्टर होता है अगर उसकी हाइड्रोक्सी तो नहीं ग्लूकोज की नहीं होती जबकि तो ग्लूकोज कर रहा पेंटा एस्टर हाइड्रोक्सिल अमीन ये पेंटा एस्टर तो बनना चाहिए या ग्लूकोज दो तरीके से अल्फा और दो तरीके के नाम दिए तो ये दो तरीके क्यों आ गए बीटा दो तरीके कहाँ से आ गए एक ऑप्टिकल हो गया ये दो अलग कंपाउंड है तो इन बातों को प्रूव करने के साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दिया ठीक है साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटा ये रहा आपका CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप ये अगला कार्बन और ये रहा CH2OH ये है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट बेटा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्यों क्योंकि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट में एक से ज्यादा OH होने चाहिए ये यहाँ है दो OH एक से ज्यादा OH होने चाहिए एक एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप भी तो ये आपका सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हो गया कलेक्टिव भी है एक OH भी है एल्डिहाइड कोई डाउट अब बच्चों
इस कायरल कार्बन की वजह से ये लाइट अगर हमने H2N ऐसे बननी है, लेट्स सपोज इसको हम कह रहे हैं ये डी आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज में ये डेक्सो रोटेटरी है, डी फॉर्म, और इसकी ही मिरर इमेज बनाए तो इसकी मिरर इमेज में यहाँ OH होगा, H होगा, यहाँ CHO और ये CH2A। तो बेटा इस मिरर इमेज में ये हो गया तो ये L आ गया, तो पहली वाली फॉर्म हमारी डी फॉर्म, यहाँ तक क्लियर। अब ध्यान से देखिए हमने एक नया कार्बन यहाँ इंट्रोड्यूस, और नया कार्बन इंट्रोड्यूस करेंगे तो 2 आइसोमर बनते। कैसे 2 आइसोमर बनते भैया? ये CHO ग्रुप है, ये कार्बन और ये रहा CH2OH, ये पहले की तरह लगा है दिस वन, और इस कार्बन चेंज करेंगे CHO ग्रुप, ये इस कार्बन में हम चेंज करेंगे, यहाँ CHOH ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और ये रहा CH2OH, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमने एक कार्बन में रोटेशन चेंज किया है, किस कार्बन में चेंज किया है? यहाँ एक बारी मैंने इधर OH लगाया, एक बारी इधर OH लगाया, क्या ये दोनों मिरर इमेज है? नहीं है ना मिरर इमेज। क्यों? अगर मिरर इमेज होते तो ये वाला OH भी तो इधर आता, ठीक है, नहीं। यहाँ तक क्लियर। अब ऑब्वियसली अगर एक कायरल कार्बन बढ़ाया तो यहाँ पे भी कायरल कार्बन, यहाँ पे हमने कायरल कार्बन बढ़ाया, तो ये भी दो तरह से चेंज हो गया, CHO के बाद ये कार्बन, यहाँ OH और ये CH2OH, और ऐसे ये CHO, ये वो कार्बन जिसमें अभी हम चेंज करेंगे, ये पहले की तरह, ठीक है बच्चों। अब जो हमने चेंज किया, लेट सपोज उसमें एक बार हमने यहाँ H, यहाँ OH, यानी लेफ्ट पे H था, अब लेफ्ट पे OH, राइट पे H, इज इट क्लियर? अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, इन चारों का फॉर्मूला सेम, इन चारों का सेम, क्यों भैया? इन दोनों का फॉर्मूला सेम था, उसके बाद एक कार्बन इंट्रोड्यूस किया, फॉर्मूला सेम, इन चारों का फॉर्मूला स्टार्टिंग से बात करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट देखिए, मैंने यहाँ पे ये 2 आइसोमर जो बने, उसमें इन दोनों आइसोमर में बच्चों जो अंतर है, ध्यान से देखिए, जो अंतर है वो इस कायरल कार्बन की वजह से था, है ना, इस कायरल कार्बन की वजह से में अंतर था। और ध्यान से देखना, मैंने इसको लिखा क्या? कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल लेटर से डिनोट किया, कैपिटल, ठीक है, डन, यहाँ तक तो क्लियर। जब एक कायरल कार्बन होंगे तो 2 आइसोमर होंगे, क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर होता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2, 2 आइसोमर। अब 2 की पावर n में n की वैल्यू होगी 2, 2 कायरल कार्बन हो गए बेटा, एक ये 2। जब 2 कायरल कार्बन टोटल 4 आइसोमर बनेंगे, ये 4 बने आपके सामने, एक चारों में अंतर है, ध्यान से देखिए, 4 में से हमने कैटेगराइज कर दिया, 2 ऐसे हैं, ध्यान से देखो, 2 ऐसे हैं जिसमें ये जो पेरेंट का कार्बन है, ये पेरेंट का कार्बन, ये नीचे वाला कार्बन, इसका OH राइट हैंड साइड, और 2 ऐसे हैं जिनमें पेरेंट का कार्बन लेफ्ट हैंड साइड है, या OH लेफ्ट हैंड साइड है, इस कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमने कह दिया ये L सीरीज के प्रोजेनी है, मतलब ये L सीरीज के वंशज हैं, ये आगे L सीरीज वाले हैं, और ये सारे किसके हैं? लेकिन अब इन दोनों कायरल कार्बन के बीच एक रोटेशन आएगा, भाई ये राइट क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज, तो एक रिजल्टेंट रोटेशन भी तो आएगा। वो जो रिजल्टेंट रोटेशन आएगा ना, वो डी के बाद ब्रैकेट में स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, या तो स्मॉल डी, तो काय से लिखा जाएगा स्मॉल लेटर। तो भैया ये कैपिटल और स्मॉल में क्या अंतर है? कैपिटल और स्मॉल लेटर में क्या अंतर है? वेरी गुड। कैपिटल लेटर से जो नोटिफिकेशन होता है वो पेरेंट का नोटिफिकेशन है, ये कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए लास्ट बट वन कार्बन, आखिरी से पिछले कार्बन का नोटिफिकेशन है, दैट इज इस सीरीज के मेंबर। तो कैपिटल लेटर से जो हम नोटिफिकेशन लिखेंगे, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताएंगे, वो आखिरी से पहले कार्बन का बताएंगे, और जो आगे ब्रैकेट में स्मॉल लेटर से या प्लस माइनस से लिखेंगे, वो इस मॉलिक्यूल का नेट रिजल्टेंट ओरिएंटेशन,
जो अपना ओरिएंटेशन होगा वो आगे स्मॉल लेटर से लिखा होगा और कैपिटल लेटर से क्या लिखा होगा बच्चों, कैपिटल लेटर से लास्ट तक वन कार्बन, जिसे हम पेरेंट कार्बन कहेंगे। तो पेरेंट कार्बन का जो निगेटिवेशन होगा वो किसका होगा, और ये पूरे मॉलिक्यूल। बोलो क्लियर है। इसके एग्जांपल से समझ के देखिए बेटा। एग्जांपल से क्या, जैसे कि बच्चों आप लोगों का नाम है, ठीक है, व्हाट, ठीक है, मेरा नाम है, तो मेरा एक नाम हो गया शबीर जग्गी, ठीक है, या आपका नाम हो गया, तो इसमें एक नाम तो मेरा है और एक मेरी फैमिली का है जो फैमिली नेम कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही दो नाम है, दो रोटेशन है, एक अपना और एक फैमिली का, और ये फैमिली कौन सी है, आखिरी से पिछला कार्बन। इज इट क्लियर। तो अगला पॉइंट क्या है, 2 की पावर n आएंगे ऑप्टिकल आइसोमर, 2 की पावर n आएंगे ऑप्टिकल आइसोमर, और इसका अगर हम आधा कर देंगे, इसका आधा कर देंगे तो आधे क्या आएंगे, d, और आधे क्या आएंगे l। समझ में आया। 2 की पावर n, बोलो बेटा 2 की पावर n क्या बताएगा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, और उसका आधा, क्या इसका आधा 2 की पावर n माइनस वन लिखा जाएगा, क्या इसका आधा 2 की पावर n माइनस वन लिखा जाएगा। समझ में आया भाई, आधे करने का मतलब यही तो है मेरे बेटा ये, और इसको ऊपर ले जाके 2 की पावर माइनस वन लिखेंगे, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर n माइनस वन इसके आधे हो जाएंगे, तो आधे d होंगे और आधे l। ठीक है बच्चों, ये दोनों आपस में जो मिरर इमेज होते हैं, जो मिरर इमेज है, जैसे हमने सबसे पहला वाला दिखाया, तो ये दोनों तो आपस में कहलाते हैं एनैंशियोमर। ठीक है, एनैंशियोमर, जो आपस में मिरर इमेज होंगे उनको हम कहेंगे एनैंशियोमर। ये दो तो मिरर इमेज नहीं, तो ये एनैंशियोमर नहीं, ये दोनों भी मिरर इमेज नहीं है, ये एनैंशियोमर नहीं। तो ये क्या है बेटा, जहां भी पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक कार्बन में अंतर हो, और यूजुअली वो ये जैसे यहाँ एल्डिहाइड है तो इस कार्बन में अंतर होगा या कहीं नीचे अंतर होगा, तो वो दोनों आपस में कहलाएंगे इपीमर। तो इनेंशियोमर अलग वर्ड है, इपीमर अलग वर्ड है। बोलो बेटा इपीमर समझ में आया। इपीमर क्या है, जब एक कंपाउंड में कई कायरल कार्बन है और किसी एक कायरल कार्बन में दोनों का इन्वर्जन हो रहा है, या एक कायरल कार्बन में अंतर है, बाकी सबका सेम है। जैसे इन दोनों में आप ध्यान से देखो, नीचे वाले कायरल कार्बन सेम है लेकिन ऊपर वाले कायरल कार्बन में अंतर है। ऐसे ही आप कह सकते हो, अगर आप सोचो तो फर्स्ट एंड ये सेकंड एंड फोर्थ, ऊपर वाला कार्बन एक जैसा लग रहा है लेकिन नीचे वाले कायरल कार्बन में उल्टा है, तो ये भी क्या कहलाए जाएंगे, इपीमर। इपीमर क्लियर है बेटा क्या है, व्हाट आर इपीमर, those optical isomers which have more than one chiral carbon and they differ only in the rotation of one chiral carbon are termed as ipimer। ठीक है, और जिसमें पूरी पूरी मिरर इमेज आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे, एनैंशियोमर। बोलो क्लियर है ये टॉपिक यहाँ तक कोई डाउट। अब बच्चों जरा सोच के देखना, एक नया कायरल कार्बन फिर आया, वो नया कायरल कार्बन यहां लगाएंगे, यानी ये रहा तीसरा कायरल कार्बन। ठीक है, जब तीसरा कायरल कार्बन लगाएंगे तो क्या दिमाग चल रहा है, सबके दुगने होते जाएंगे, ये भी दो बारी, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, क्यों क्यों दो दो हो जाएंगे। याद आया कि भैया जो नया कायरल कार्बन लगाओगे उसमें एक बारी H इधर, एक बारी OH इधर, एक बारी OH पिछली तरफ, तो दुगने हो गए। समझ में आया। तो 3 कायरल आते ही कितने आइसोमर हो गए, 8। 8 समझ में आया। और जैसे चौथा कायरल कार्बन लगाओगे तो कितने आइसोमर आएंगे बेटा, 16, उसके भी दुगने हो जाएंगे। और 16 में 8 डी होंगे और 8 क्या होंगे, क्लियर, 16 आएंगे, 16 में 8 डी और 8 एल। क्या आपने ये सब बना लिए हैं, ठीक है, अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत आएगा ना। एटलीस्ट ये 2 और ये 4 आपकी कॉपी में होंगे, तब आपको समझना आसान रहेगा। मिटा दूं, बच्चों जिन्होंने लिख लिया टाइम वेस्ट न करें, 2-4 पॉइंट अपने आप लिखने की कोशिश करिए। जैसे अभी मैंने एक डेफिनेशन बढ़ाई, एनेंशियोमर क्या है, इसे लिखिए।
ठीक है, एनेंशियोमर लिखिए अपने आप बेटा। फिर मैंने एक डेफिनेशन पढ़ाई इपीमर, वो क्या है वो लिखिए। एनेंशियोमर लिखिए, इपीमर लिखिए, ठीक है, लिख लिया। एनेंशियोमर, इपीमर। फिर आप ये लिखेंगे कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल डी और स्मॉल एल क्या रिप्रेजेंट करता है। ये भी 1 मार्क्स का फेवरेट क्वेश्चन है। ये सारी चीज आपको समझा दी गई हैं, तो अब आप ये लिखेंगे कैपिटल डी और कैपिटल एल क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल डी स्मॉल एल क्या रिप्रेजेंट करता है। मिटा दूं? कंसेप्ट समझ के खुद ही बनाइए ना। आपने अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आगे अपने आप चेंज करते जाइए, बोर्ड से ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आई मीन टू से मिटा दूं बेटा? ठीक है, अब आप लोग भी लिख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन से मैंने बोले हैं। इपीमर, एनेंशियोमर, कैपिटल डी, स्मॉल डी या स्मॉल एल क्या है, और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इज 2⁻n। ठीक है, तो अगर ऑप्टिकल आइसोमर 2⁻n है तो एनेंशियोमर कितने हो गए, या डी और एल अलग अलग कितने हुए, डी फॉर्म कितनी, एल कितनी, इसकी हाफ, तो 2⁻n-1 कह लो, या हाफ ऑफ एनेंशियोमर इज डी एंड हाफ आर एल। मिटाऊं बेटा? ठीक है, मिटाई दे। अब बच्चों, अब पॉइंट आया ग्लूकोज क्या है। ठीक है, अब पॉइंट आया ग्लूकोज क्या है। तो बेटा जब 2⁻n में 4 कायरल कार्बन होते हैं तो ग्लूकोज होता है। कितने कायरल कार्बन है? 4। अब बच्चों बताओ, अगर 4 कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए? 16। समझ में आया? 2⁻4 16। बेटा 16 में डी कितने होंगे, एल कितने होंगे? 8 डी होंगे, 8 एल। वेरी गुड, यहां तक क्लियर? ठीक है, ग्लूकोज डी सीरीज का मेंबर है, मतलब वो जो 8 डी है उनमें से एक ग्लूकोज है, उन 8 में से एक ग्लूकोज। अब ये देखिए, ये है बेटा एल्डिहाइड ग्रुप, 1 2 3 4 कार्बन, और उसके बाद ये रहा CH2OH, और ये 4 कायरल कार्बन ग्लूकोज के ये है। ठीक है बेटा, और अब हमने क्या कहा है कि इसमें ग्लूकोज किसका मेंबर? डी का मेंबर है, और डी तब कहते हैं जब OH यहां आएगा। बोलो क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्लूकोज में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये OH तो यहीं रखना, क्योंकि अगर तुमने गलती की तो इसकी सजा, मतलब इसकी माफी नहीं है, कि ये OH यहीं होना चाहिए। ये वाला OH अगर उधर चला गया तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि वो जो 16 आइसोमर हैं उन 16 के 16 में अंतर खाली H और OH की पोजीशन में ही है, और ये पेरेंट पोजीशन मानी जाती है, और ग्लूकोज डी पोजीशन का मेंबर है, तो कैपिटल डी सीरीज का मेंबर है, और इसलिए इस वाले कार्बन का तो भैया कैपिटल डी है, तो ये वाले कार्बन का OH आपको यही दिखाना है। समझ में आया? अब बाकी के भी OH इंपॉर्टेंट है। बाकी के OH क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्लूकोज तो 8 में से एक है ना भाई, 8 ऐसे होंगे उनमें से एक ग्लूकोज होगा, तो कौन सा ग्लूकोज होगा? तो बच्चों इसका आंसर देखो, ये है, यहां OH H, यहां OH H। ठीक है, ग्लूकोज किसका नाम है? यहां OH H, इसका नाम ग्लूकोज है। तो याद रखने का एक मैंने तरीका अपना बना रखा है अपने दिमाग में रखने के लिए, कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज कोई क्वेश्चन आए, सारे OH राइट हैंड साइड एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ के सारे OH राइट हैंड साइड एक्सेप्ट 1। दिन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। IUPAC की नंबरिंग में स्टार्टिंग से जो तीसरा नंबर है उसका OH उल्टा, बाकी सारे OH इधर। ठीक है, जैसे ये भी OH इधर ही दिख रहा है, मतलब इससे तो कोई सेंस नहीं है फिलहाल। ये OH ये OH ये OH 3 इधर और ये वाला OH उधर, इसका नाम ग्लूकोज है। क्लियर? और अगर किसी बच्चे ने ये उल्टा बनाया, जैसे यहाँ H लिखा OH यहाँ और ये इधर लिखा, तो ऑब्वियसली वो ग्लूकोज नहीं, वो हो सकता है मैनोज हो या कोई और हो,
क्योंकि 8 के 8 डी फॉर्म तो है ही, और किसी ने यही गलत बनाया तो भैया ग्लूकोज है ही नहीं, हो तो एल सीरीज का मेंबर कोई बना दिया। इज इट क्लियर? तो इट शुड बी वेरी प्रिसाइज कि आपको OH कहाँ रखना है, लेकिन एग्जामिनर भी समझता है कि आप बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन नहीं लगा सकते, तो इतनी आपको छूट है कि भैया इन 3 में अगर गलती कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें गलती बर्दाश्त नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तो एक तरीके से कहने का मतलब है ना कि जेंडर चेंज कर दिया आपने, है ना, डी और एल वो पेरेंट वाली मेंबर ही चेंज कर दी है ना, इसलिए इसमें गलती नहीं बन गई। नेक्स्ट अगली हेडिंग डालेंगे अब। अब बच्चों अगली हेडिंग का नाम है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक, हाँ ध्यान रखिएगा, फ्रक्टोज का भी सेम यही है जो फंडा बताया है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही डी सीरीज के मेंबर हैं, दोनों में ही सबसे आखिरी से पिछला कार्बन का OH इधर आएगा। फ्रक्टोज और आसान है, मैं बना देता हूँ साथ में ही बेटा, ये है फ्रक्टोज, CH2OH ऊपर है, C डबल बॉन्ड O ये है, और ये 3 कार्बन फिर CH2OH, और ये भी OH इधर है, मतलब ये भी डी सीरीज का मेंबर है, यहाँ भी OH इधर है, और ये स्टार्टिंग से 3rd कार्बन, ये इसमें भी कल्प्रिट है, तो ये ऐसा है। तो फ्रक्टोज याद रखना बड़ा आसान है, अगर आपको ग्लूकोज याद हो गया तो जैसा ग्लूकोज है वैसा ही फ्रक्टोज है। द ओनली डिफरेंस, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है, जब बेटा कीटोन ग्रुप आ गया तो एक कार्बन और कायरल कम हो गया, याद करना और आसान हो गया, क्योंकि ये कार्बन अब कायरल नहीं रहा, तो ये इसका OH इधर लिखा उधर लिखा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन 3 कार्बन के OH सही से होने चाहिए, ये 2 OH इधर है, एक उधर है, ये याद। तो इट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बोलो बेटा क्लियर है? अब अगली हेडिंग का नाम है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे बेटा आप, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर किस हिसाब से हॉवर्थ ने दिया, क्या सोच के दिया? ठीक है, तो बेटा ग्लूकोज की कुछ प्रॉपर्टीज ओपन चेन स्ट्रक्चर से प्रूफ नहीं हो रही है, और ओपन चेन स्ट्रक्चर से प्रूफ ना होने की वजह से इन्होंने अगला स्ट्रक्चर दिया जिसको कहा गया है साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखिए बेटा क्या है, आपको एक रिएक्शन याद आनी चाहिए, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड में हमने पढ़ी है एल्डिहाइड या कीटोन की, या मेनली एल्डिहाइड की अल्कोहल से रिएक्शन, याद है बेटा? याद है एल्डिहाइड और अल्कोहल रिएक्ट करते थे तो क्या बनता था? वेरी गुड, एल्डिहाइड और अल्कोहल जब रिएक्ट करते थे तो हेमी एसिटल और बाद में एसिटल, फिलहाल फाइनल प्रोडक्ट मोर स्टेबल जो है एसिटल है, वो बनता था इन प्रेजेंस ऑफ वहां पढ़िएगा, वहां स्पेशली लिखा है एनसीईआरटी में इन प्रेजेंस ऑफ HCl, क्योंकि वो जो H आयन होता है वो वो H आयन जो होता है वो प्रोटोनेट होने के बाद, मतलब कार्बोनिल के OH ग्रुप से जुड़ने के बाद कार्बन का प्लस चार्ज बढ़ा देता है, और जब कार्बन का प्लस चार्ज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर लेगा। मतलब एक कंडीशन हो गई, ठीक है, क्या कंडीशन हो गई कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है या एल्डिहाइड होता है वो अल्कोहल से रिएक्ट करता है, और एल्डिहाइड और अल्कोहल रिएक्ट करने के बाद एसिटल बनाते हैं। यहां तक क्लियर है? एल्डिहाइड एंड अल्कोहल रिएक्ट टू गिव एसिटल इन प्रेजेंस ऑफ H, HCl या H, ठीक है, तो H की प्रेजेंस में कर रहा है, H आयन की प्रेजेंस में, याद रखना है, ठीक। अब बेटा यहां लौट के आओ, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, पहले मैं आपको एक जनरल बता देता हूं, इसीलिए मिटाया मैंने, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, और इसकी रिएक्शन अगर अल्कोहल से करें ROH से तो ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये इस पोजीशन पे जाके अटैक करता है, और न्यूक्लियोफाइल बेटा यहाँ जाके जब अटैक करेगा तो यहाँ OR आ जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा, और ये चीज कहलाती है हेमी एसिटल। और ये यहाँ पे अनस्टेबल है क्योंकि 2 लोन पेयर वाले ग्रुप हैं और एक पे H है, तो अनस्टेबल है, तो ये आगे फिर रिएक्ट करके एसिटल बनाती है। फिलहाल हेमी एसिटल तुम्हें दिख गया बना कैसे? दिख गया कैसे बना?
कि एक अल्कोहल ने किससे रिएक्ट कर लिया, एक अल्कोहल ने कार्बोनिल से रिएक्ट कर लिया या एल्डिहाइड से रिएक्ट किया और हेमी एसिटल बना। ठीक है बेटा, यही वाली थ्योरी इन्होंने यहां लगाई। ठीक, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप। पहले एक सिंपल है तो एकदम सिंपल मैं ऐसे दिखा रहा हूं, CHO कार्बोनिल ग्रुप, और ये रहे इसके 4 अल्कोहल वाले कार्बन, और ये रहा CH2OH। पहले मैंने दोबारा ग्लूकोज बनाया है बेटा, ये रहा ग्लूकोज। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये ग्लूकोज बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें OH कहाँ होते हैं, H कहाँ होते हैं, कोई दिक्कत ना। अब बेटा इसमें जो साइक्लाइजेशन होता है वो दिखाना है। साइक्लाइजेशन में क्या दिखाना है बच्चों, ये वाला जो H है, ये यहां से H हटे और इस कार्बोनिल पे का बॉन्ड टूटा, इस कार्बोनिल का बॉन्ड टूटा, आ गया कि O नेगेटिव कहां जाता है, CO नेगेटिव कहां जाता है, कार्बन पे, और H कहां जाता है, ऑक्सीजन पे। तो ये H यहां दिखाएंगे और ये यहां दिखाएंगे। बोलो बच्चों, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इन दोनों का हमें मूवमेंट दिखाना है। बच्चों इन दोनों का जरा मूवमेंट शो करिए। अगर आप इन दोनों का दिमाग में मूवमेंट दिखा पाए हो या समझ पाए हो तो बच्चों यहां पे ये बन गया आपका, ये देखिए, ये जो कार्बन है, ये ऊपर वाला जो कार्बन है उस पे एक H और एक OH। ठीक है, और ये जो कार्बन नीचे वाला है, यहाँ OHH पहले की भांति, यहाँ OHH पहले की तरह, यहाँ OHH पहले की तरह, और ये इस कार्बन का ये रहा H और ये रहा CH2OH, और ये ऑक्सीजन ये रही। समझ में आया, कोई दिक्कत? स्ट्रक्चर क्लियर है? क्लियर है। और अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन कायरल हो गया, ये वाला कार्बन कायरल हो गया, चारों डिफरेंट हो गए इससे। और अगर ये वाला कार्बन कायरल हो गया तो ये दो तरह से एग्जिस्ट करेगा, या तो OH इधर या OH इधर। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और ये रहा CH2OH, ये ऑक्सीजन यहां से यहां, और इन तीन पे एक तरीके से उल्टे लगाते जाइए, HOH, तो यहां अपोजिट और यहां फिर अपोजिट। ठीक है, और इन दोनों में एक का नाम अल्फा रख दिया, एक का बीटा, वो भी देखते किसे अल्फा कहेंगे किसे बीटा कहेंगे। बोलो यहां तक समझ में आया बच्चों? स्ट्रक्चर यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है बेटा बताओ, पूछो। अच्छा, मैंने इससे पहले जो बना के दिखाया था, इसीलिए बना के दिखाया था, उसी को एक बार फिर से रिवाइज करो। क्या बनाया था बेटा इससे पहले? इससे पहले क्या बनाया था? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल कैसे बना था? मैंने इसीलिए तो उसे बना के दिखाया आपको कि ये था कार्बोनिल ग्रुप, और इस कार्बोनिल ग्रुप पे ये अल्कोहल अटैक किया था, और ये बना था OR और OH। कैसे आया था? यहां पे ये बॉन्ड टूटा था, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूटा, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये O नेगेटिव यहां चला गया, ये यहां चला गया, ये बना। यही चीज तो वहां की है। बहुत सही बात है, होना तो किसी भी से सही है, लेकिन होता आखिरी से ही, आखिरी से पहले वाले से। क्यों? क्योंकि 6 मेंबर की रिंग जो इन्होंने दी है हार्वर्ड स्ट्रक्चर में, वो मोर स्टेबल मानी गई है। मतलब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उससे ये लगा कि इतने पास में तो हो नहीं रहा, क्योंकि 2 मेंबर 3 मेंबर की रिंग अनस्टेबल भी होती है, और जब इधर से कर रहे हैं तो अभी हम रिंग बना के दिखाते हैं, 6 मेंबर की रिंग बनेगी। बोलो अब क्लियर है दोनों स्ट्रक्चर ही? तो ये क्या हुआ, यहां से साइक्लाइजेशन हुआ और ये दोनों बन गए, दोनों बन गए। ठीक है, अब जरा एक बार फिर देखिएगा, इस स्ट्रक्चर को बुक वाले कैसे दिखाएंगे बच्चों। इसको फिर से देखिए, मैं इधर बना रहा हूं, बुक वाले इसे कैसे शो करेंगे। वो जो 6 कार्बन के स्ट्रक्चर है या 6 मेंबर रिंग है, ये ऐसे शो की जाती है, इसे कहते हैं हॉवर्थ स्ट्रक्चर। ये रहा ऑक्सीजन, दिख रहा है, ये 6 मेंबर रिंग दिखाई है, और जो हमारा पहला कार्बन है वो ये है। मतलब जो हमारा एल्डिहाइड वाला कार्बन था, ये वाला कार्बन, इसे फर्स्ट कार्बन कहेंगे, वो ये रहा।
तो ये रहा हमारा सेकंड, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ, ये रहा फिफ्थ और ये रहा बाहर सिक्स। 6 कार्बन थे ना ग्लूकोज में, तो 6 कार्बन ये ऐसे है। डन। अच्छा, इसमें ना जो भी तुम्हें रिंग के अंदर आते हुए दिख रहे हो, इस रिंग के अंदर आते हुए जो भी दिख रहे हो, वो यहां नीचे लगा देना बाहर। जो वहां अंदर आते हुए दिख रहे हो, यहां कहां लगा देना? बाहर। तो जैसे हमारा OH अंदर आ रहा था तो ये बाहर कर दिया, H अंदर आ रहा था तो बाहर कर दिया, फिर OH अंदर आ रहा है, बाहर कहने का मतलब नीचे कर दिया, और ऑब्वियसली इस कार्बन में तो ये है। डन। अब क्या रह गए लगाने हमारे? क्या रह गए? ध्यान से देखो, यही तो पोजीशन पे रह गए। और इस कार्बन पे कौन सी दो चीजें हैं? इस कार्बन पे और कौन सी दो? H और OH। तो एक बारी हमने OH नीचे लगाया है और उस फॉर्म को कहा है अल्फा, और जब हमने ये OH ऊपर लगाया है तो उस फॉर्म को कह दिया बीटा। तो अल्फा और बीटा जैसे यहां बने हुए थे, वैसे ही आपको इस साइक्लिक में दिखाने होंगे। तो क्या आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर पूरा क्लियर है? साइक्लिक कैसे बना? बनाइए जल्दी से बेटा साइक्लिक। और वो वाला स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज पायरेनोज रिंग कहलाती है वो। ठीक है, पायरेनोज रिंग में आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाना पड़ेगा। और अल्फा बीटा में जब OH नीचे है, जो मैंने अभी बना के दिखाया है, वो अल्फा है, और अगर OH ऊपर चला जाएगा तो वो बीटा होगा। डन। मिटा दे। अब बच्चों साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में आप सोच के देखिए, तो आपको एल्डिहाइड दिखेगा ही नहीं। जब एल्डिहाइड है ही नहीं तो एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी नहीं आएंगी। तो वो सारी रिएक्शन ग्लूकोज की, जो कुछ मीडियम ऐसा हो गया, मीडियम की पीएच ऐसी हो गई कि रिंग बन रही थी, साइक्लाइजेशन हो रहा था, तो उन सारे में जिसमें भी साइक्लाइजेशन हो गया, उन सब में एल्डिहाइड वाली प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं। तो बेटा एल्डिहाइड वाली प्रॉपर्टीज किन स्ट्रक्चर्स में नहीं आएंगी? या एल्डिहाइड, ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, लेकिन ग्लूकोज कई एल्डिहाइड वाली रिएक्शन नहीं शो करता। तो कौन कौन सी एल्डिहाइड वाली रिएक्शन ग्लूकोज नहीं शो करता या क्यों नहीं शो करता? तो आपको क्या ध्यान रखना है? ड्यू टू साइक्लाइजेशन। जहां जहां साइक्लाइजेशन हो जाता है उस समय मीडियम की जो पीएच है उस वजह से वहां ग्लूकोज का एल्डिहाइड गायब हो गया है, और गायब होने की वजह से ग्लूकोज में वो रिएक्शन नहीं आ रही। जैसे शिफ्ट रिएजेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा ग्लूकोज, या और हमने अभी कहा था कि ग्लूकोज NaHSO3 से नहीं कर रहा, तो उस समय ग्लूकोज एक्चुअली इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इस फॉर्म में कर रहा है, और इस फॉर्म में जिसमें एग्जिस्ट कर रहा है उसमें एल्डिहाइड है ही नहीं। ऑब्वियसली ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स हैं, लेकिन मीडियम की पीएच पे डिपेंड करती हैं। मैंने आपको इसीलिए रिएक्शन में बार बार क्यों कहा कि एल्डिहाइड जब अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो मीडियम के एक पर्टिकुलर पीएच पे करता है। ठीक है, तो अगर वो पीएच है, ठीक है, एचाइन वाला, अगर वो पीएच है तो भैया रिंग बन गई, और अगर रिंग बन गई तो एल्डिहाइड है ही नहीं, एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी नहीं। अच्छा, अगर वो पीएच नहीं है तो वापस ओपन चेन में आ गया, और ओपन चेन में आ गया तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी शो करता है। दैट मीन्स भाई प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि साइंटिस्ट ने पहले प्रूव कर दिया ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, लेकिन एल्डिहाइड वाली कुछ रिएक्शन ये शो नहीं कर रहा। तो अब प्रॉब्लम ये एल्डिहाइड है तो ये वाली रिएक्शन शो क्यों नहीं कर रहा? तो जब भी ये रिएक्शन कर रहे थे उस समय एल्डिहाइड नहीं था। तो क्यों नहीं था? जब जब ये रिएक्शन कर रहे थे उस समय वो जो एल्डिहाइड था वो काहे में चेंज हो चुका था? हेमी एसिटल, या जिसे हम कहें अल्कोहल में। तो जब एल्डिहाइड है ही नहीं। क्लियर? और याद रखना ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन 5 हो गए, ये भी कार्बन कायरल हो गया ना। तो ये लास्ट ईयर 1 नंबर में बोर्ड में भी आ चुका है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है। ग्लूकोज में वैसे 4 है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में 5 है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, एक एक मार्क्स के बड़े इंपॉर्टेंट है। बोलो क्लियर है?
ग्लूकोज में कोई डाउट? बोलो, अब आया कोई डाउट? चलो पहले इतने में थोड़ा सा मैं आपसे, अच्छा इन दोनों आइसोमर्स को क्या कहते हैं बेटा? इन दोनों आइसोमर्स का भी नाम रखा गया है। किन दोनों का? अल्फा और बीटा का। अल्फा और बीटा का नाम रखा गया है एनोमर्स। व्हाट आर अल्फा बीटा आइसोमर्स? नोन एज ANO, एनोमर्स। ठीक है, तो एनोमर्स क्या है? अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या किसी के भी मतलब साइक्लाइजेशन की वजह से जो नया कायरल कार्बन आया, वो दोनों आइसोमर आपस में कहला रहे हैं एनोमर। ठीक है, चलिए अब पूछ लेते हैं पहले इतने में ही। हाँ बेटा बताओ, हमने पहली हेडिंग पढ़ी थी इसमें ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों देने की जरूरत पड़ी? व्हाट इज द नीड टू प्लेस साइक्लिक स्ट्रक्चर? खाली बैठने थोड़ी होगा, आए बैठे चल दिए। मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, वही टॉपिक पूछ रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ। ये तो है नहीं आप कहो कि अरे ये क्या पूछ लिया, यही अभी पढ़ाया साइक्लिक स्ट्रक्चर और पूरा ग्लूकोज रिवाइज करके पढ़ाया स्टार्टिंग से। लेकिन अगर तुम ना पढ़ना चाहो तो बेटा मैं क्या, स्वयं ब्रह्मा आके, विष्णु महेश आके, सरस्वती माता आके ना पढ़ा। क्यों तुम पढ़ना ही चाहते, तुम खाली बैठे, बोले हम बैठे हैं बोलते अब सुन रहे हैं। भैया ऐसे थोड़ी, आप प्रैक्टिकली देखिए, पंडित आता है हवन करता है, हवन करता है, पीछे हम लोग क्या करते हैं? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तुम वही काम कर रहे हो। मैं उस पंडित की तरह मंत्र पढ़ता जा रहा हूँ और तुम पीछे स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ऐसे कोई फायदा नहीं। तुम्हें यही नहीं पता साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों दिया, जबकि ये क्वेश्चन अभी 3-4 बार मैं ही डिस्कस कर चुका। हाँ बेटा अब आपकी बारी, बताइए साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों देने की जरूरत पड़ी है? तो क्या खाली घूमने आते हो यार? इतनी देर से जो बातें कर रहे हैं हम वही पूछ रहे हैं आपसे, बोलो। ग्लूकोज कुछ एल्डिहाइड की रिएक्शन, कुछ एल्डिहाइड की रिएक्शन नहीं दे रहा था, कुछ दे भी रहा था, इसलिए साइक्लिक। कौन सी रिएक्शन नहीं दे रहा था? शेप्स रिएजेंट, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करना, अल्फा बीटा NaHSO3 से रिएक्ट, ये रिएक्शन ग्लूकोज नहीं दे रहा था, इसलिए साइक्लिक की जरूरत पड़ी। तुम काहे के लिए आते हो यहाँ पे यार? हाँ भैया बोलो, लास्ट वन बताओ बेटा। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इनसे भी थका हुआ और इजी क्वेश्चन बता बेटा। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, दैट आर नोन एज इपीमर, है ना? पहले हमने इपीमर, या उससे भी एक पहले वर्ड बोला था, लेकिन पहले इपीमर से शुरू करते हैं। बताओ बेटा, डिफाइन इपीमर। जिसमें डी सीरीज के, तुम ना वो एक टी सीरीज कंपनी चलती है, उसी में जाके गाने लोगो, क्योंकि तुम्हारा यहाँ तो कुछ भला होना नहीं है, लग नहीं रहा। हाँ देखो, कुछ जगह होती है जहाँ 12वां जरूरी होता है, ठीक है, लेकिन तुम जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसमें 12वां की जरूरत नहीं है। तुम गाना वाने गाओ अपने, जाओ टी सीरीज और डी सीरीज में जाके, हम भी गाएंगे, हाँ हमारा स्टूडेंट देखो कितना अच्छा गाने गाता है नहीं, रैप वैप बनाओ, हिट हो जाओ, है वर्ल्ड में घूमो, मजा आएगा, हमें घुमाना। फिर तो पढ़ाई तो होनी नहीं देखो तुमसे, है जैसे अभी इतनी देर चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने के बाद तुम्हें अभी भी नहीं मालूम। हाँ भैया तुम बोलिए जरा, कितना बढ़िया, बताओ बताओ। इन्हें आता तो तुम्हें नहीं आता, क्यों? सिंपल रीजन, वो बैठ के पढ़ रहा था, वो यहाँ सुन रहा था, ठीक है। भले वो इस बात को नहीं मानेंगे, वो पता क्या कहेंगे, तो पहले से आता होगा, तेरे पढ़ाने थोड़ी आ गया उसे, तो तेरे पढ़ाने से आ जाता तो हमें भी आ जाता है, हम भी काबिल होते आज, हम फंस गए यहाँ पे, है नहीं है? क्यों भाई? हाँ भैया तुम बताओ एनोमर्स क्या है? बोले ये लिखा तो है, ये देख लो अपने आप, इतना भी नहीं पढ़ पाते हो, पढ़ लो खुद ही। तो भैया क्या कहेंगे, ड्यू टू साइक्लाइजेशन द टू डिफरेंट फॉर्म्स obtained are termed as एनोमर। साइक्लाइजेशन की वजह से जब कायरल कार्बन आता है तो कहलाता है एनोमर। एक कार्बन में खाली अंतर हो तो कहलाता है, और बाकी कार्बन सेम हो, और एक ही कार्बन में जहां ऑप्टिकल एक्टिविटी में अंतर हो वो कहलाता है इपीमर। ठीक है,
और मिरर इमेजेस क्या कहलाती है? मिरर इमेजेस ऑफ कंपाउंड वो क्या कहलाती है? उनका नाम है एनांशियोमर। ठीक है, पढ़ना वढ़ना कुछ मत, मुंह उठा चला कोचिंग चाहेंगे, तारीखें बदली और कुछ ना बदला है वाकई में, है नहीं? बोले जनवरी आ गई, हाँ आ गई तो आ गई, हमें न पढ़ना था कल न आज न परसों, हम तो खाली बस मस्ती कर रहे हैं। बोलो भैया, इनोमर्स, एपिमर्स, एनांशियोमर, ये वाले वर्ड समझ में आए? भैया अगर किसी में 3 कायरल कार्बन है तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे? वेरी गुड, 2 की पावर 3 कर देंगे, 8 बनेंगे। 8 में से आधे डी होंगे और आधे एल होंगे। ठीक है, ग्लूकोज किस सीरीज का मेंबर है? डी एल। फ्रक्टोज दोनों ही डी सीरीज के मेंबर हैं। यहाँ सिर्फ स्टार्टिंग से जो 3rd कार्बन है, चाहे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उसमें उल्टा है। ठीक है, अब फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर आपसे अपने आप बन जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ थोड़ी सी, लेकिन अगर आप थोड़े से भी कंसंट्रेट होके बैठे हैं या देखा है, 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जो बहुत ध्यान से बोर्ड को देख के समझ रहे होते हैं, और दूसरे बहुत ध्यान से घड़ियों को देख रहे होते हैं। उनसे अगर पूछ लो ना अभी टाइम, तो एकदम मुंह पे रटा होगा 3:49:55 सेकेंड, इतना तक पता होता है, क्योंकि उनका फोकस वही होता है, उनका फोकस यहाँ होता ही नहीं। और जिनका फोकस यहाँ है वो अगला क्वेश्चन कर लेंगे भैया। अच्छा, उसके बाद ये पता है क्या उम्मीद करते हैं कि इनके मार्क्स आ जाएं, टीचर हमें अलग से टाइम दे दे, अलग से पढ़ा। कितना टाइम दे दे यार वो तुम्हें? तुम उसकी घड़ी उठा के ले जाओ तब भी कुछ ना होना तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ टाइम चाहिए, तुम्हें पढ़ाई से कोई लेना देना है ही नहीं। तुम तो हर थोड़ी देर में मोबाइल सामने रख लिया, हर थोड़ी देर में बंद हो गया क्या, किसी मैसेज आया नहीं आया, घड़ी देख रहे हो, तो उससे कुछ होना नहीं है। फिर भी चलो भाई, हमारा तो दायित्व है पढ़ाना, पढ़ा दे रहे भैया। ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की तैयारी, और शुरुआत से तीसरे वाले में ये करना है और बाकी जगह ये करना है। हाँ भैया, क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसको साइक्लिक में ले जा रहे हैं। इसका साइक्लिक ना थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, क्योंकि कीटोन ग्रुप है इसलिए। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा फोकस कर लीजिए क्या करना है। ये वाला पाई बॉन्ड टूटा, ये वाला H टूटा, ये H यहां आया और ये यहां चले गए। ठीक है, क्लियर? और अब जरा ध्यान देना, मैंने यहां किया क्या है। ये वाला कार्बन मैंने यहां बनाया और इस कार्बन से एक लगाया है CH2OH और एक OH। आया समझ में क्या कह रहा हूं? आया समझ में? इस कार्बन से एक CH2OH और ये OH बना होगा, और ये CH2OH और OH आपस में पोजीशन आगे पीछे करेंगे अल्फा बीटा बनाने के लिए। ये रहा अगला वाला कायरल कार्बन, इसका HOH, उसके अगला OH H, उसके अगला। ठीक है, तो ये आपका रिंग आएगी, और इसी में एक और बनेगा जिसमें OH उल्टा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, रिंग 5 मेंबर है, रिंग 6 की जगह 5 मेंबर है, जिसमें 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो बच्चों इसको साइक्लाइजेशन में ऐसे दिखाते हैं, और ये रिंग कहलाता है फ्यूरेनेज रिंग। जैसे पिछले वाले का नाम था पायरेनोज, ये फ्यूरेनोज या फ्यूरेनेज है। ये 5 मेंबर में ये रहा ऑक्सीजन, यहां है हमारा वही सेकंड कार्बन। एक्चुअली ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन 2, तो ये कार्बन 2, 3, 4, 5 और ये रहा 6 कार्बन। कार्बन नंबर 1 की पोजीशन अभी बदलती रहेगी। अब बच्चों इसमें ग्रुप लगाने हैं, वही पिछला वाला कॉन्सेप्ट, जो अंदर है वो बाहर। यहाँ ये अंदर देख रहे हैं तो ये यहाँ OH, ये अंदर देखें तो यहाँ, और यहाँ तो HOH है। अब इनमें फिर से वही 2 बातें आ गई, या तो OH नीचे और CH2OH ऊपर, या उल्टा। समझ में आया? तो OH नीचे वाला शायद अल्फा है, और OH जब ऊपर हो जाएगा तो वो बीटा हो जाएगा। कोई डाउट? ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है, समझना है, और ध्यान रखना है बेटा कि ये जो सेकंड कार्बन है ना, ये सेकंड कार्बन ही कायरल नया हो गया। तो अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में कितने आइसोमर हो सकते हैं? 16। या कायरल कार्बन कितने हो सकते हैं? 4। 3 तो कायरल पहले से थे, 1 कायरल बढ़ गया है, ये ध्यान रखना। ठीक ही हुआ? डन?
बाकी बच्चों अगर आप पढ़ोगे तो 100% समझ में आएगा, और अगर आप पढ़ोगे ही नहीं